हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीप्लाई मनी। और आज हम आपके लिए एक बेसिक टॉपिक लेके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 1। अब कोई भी शेयर अगर हम खरीदते हैं या किसी को शेयर खरीदने का मन बनाते हैं शेयर को, तो उसमें दो तरीके का एनालिसिस हम करते हैं। एक हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स के बारे में जानते हैं कि उसका किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, डोजी फॉर्मेशन होता है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग मूविंग एवरेजेस होती हैं, उसके बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं। तो उस टॉपिक के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है, अगर हम किसी कंपनी को खरीदने का मन बना रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर के खरीदने का मन बना रहे हैं, तो हम पहले जानेंगे कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वो कितना करोड़ की कंपनी है, कि उसका कुल जो कैपेक्स है वो कितना है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली जो कंपनी का जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो मार्केट में होते हैं, उसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं द शेयर प्राइस, जो अभी उसका शेयर प्राइस चल रहा है, तो हमें मार्केट कैप मिल सकता है। जैसे कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द करेंट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है। अब एक मार्केट कैप को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है लार्ज कैप, मिड कैप और उससे छोटी होते हैं स्मॉल कैप। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप के बारे में। तो लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैप जो है 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती हैं मार्केट में, ये लेस वोलेटाइल होती हैं और बेसिकली इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है इंडेक्स पे। जैसे अगर कोई लार्ज कैप कंपनी है, वो थोड़ा सा बढ़ती है तो इंडेक्स में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, अगर थोड़ा सा गिरती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से वो इंडेक्स को एक तरीके से गवर्न करती है। ठीक है। अब कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि वो है रिलायंस, ABB, HDFC बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सारी जो शेयर्स हैं, ये सब लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। अब हम बात करते हैं मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप कंपनीज़ वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच आता है। ये थोड़ी सी वोलेटाइल होती हैं ज़्यादा लार्ज कैप के कंपैरिजन में, और ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे भेल हो गया, कोफोर्ज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। अब और एक और कैटेगरी है जिसका नाम है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5,000 से कम होता है। ये बहुत ही रिस्की होती है, बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक्स होती हैं। ठीक है। इसमें अगर बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, अगर बियर मार्केट में गिरता है तो बहुत तेज़ी से, आसानी से 40-50% का डिक्लाइन आ सकता है। लेकिन पैसे इसमें जल्दी बनते भी हैं और जल्दी आप इसमें लॉस में भी आ सकते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ शेयर्स का एग्जांपल जैसे हम बताते हैं, IGL हो गया, शक्ति पंप हो गया, जीनस पावर हो गया, ये सारी कंपनी जो है ये स्मॉल कैप कंपनी में आती हैं। ये तो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, जो 3 कैटेगरी हो गई, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। एक अब माइक्रो कैप भी आ गया है, जो बहुत ही स्मॉलर क्रोर्स में कंपनी स्टार्टअप जो होती है, वो सबको एक माइक्रो कैप में होती है। वो स्मॉल कैप से भी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। ठीक है। उसके बारे में आज बात नहीं करते हैं। चलिए हम कुछ आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस में हम एक कंपनी के अंदर उसका जो, अगर हम बैलेंस शीट पढ़ें या उसका अगर हम परफॉर्मेंस देखें, तो उसको किस तरीके से जज करें। तो मार्केट कैप तो है, ठीक है। अब लार्ज कैप कंपनी है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, तो उसको हम किस तरीके से जज करें कि इसका फाइनेंशियल्स कैसा है। तो इसके लिए कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमको क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पी रेशियो के बारे में। तो पी रेशियो बेसिकली क्या होती है, वो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ करेंट शेयर प्राइस टू द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है। यानी करेंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का सपोज कीजिए कि टोटल अर्निंग है 1,000 करोड़, 1,000 रुपीज़। ठीक है। और उसका टोटल शेयर्स है 100, तो उसका अर्निंग पर शेयर हो गया 10। 9 अगर हम सपोज़ करते हैं कि अगर वो कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 200 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो उसका पी हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 20। ठीक है। तो उसका पी हो जाएगा 20। अगर हम जो कंपनी जिसका पी हायर होता है, तो हमें उसका कंपैरिजन सेक्टर के पी से करना चाहिए।
ठीक है। अगर सेक्टर का पी कम है और कंपनी का पी ज़्यादा है तो मतलब कि ये ओवर वैल्यूड है, और अगर सेक्टर का पी ज़्यादा है और कंपनी का पी कम है तो इसका मतलब है ये अंडर वैल्यूड है। अब चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम एक स्नैपशॉट लिए हैं, ये है आईटीसी के बारे में। आईटीसी का पी जैसे आप देख रहे हैं, आज जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें आईटीसी का पी जो है वो 24.91 है और सेक्टर का पी 27.40 है। इसका मतलब ये हुआ कि आईटीसी जो है वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हर एक कंपनी का हम लोग जो पी कंसिडर करेंगे वो उसके सेक्टर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे एफएमजी सेक्टर हो गया, एफएमजी इंडेक्स हो गया, एफएमजी में जितने एफएमसीजी में जितने सारे कंपनीज आती हैं, जैसे आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं तो इसका सेक्टर का एक पी होगा। ठीक है, उसका कंपैरिजन हम आईटीसी से करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम किसी आईटी कंपनी को हम जैसे कि लार्सन, जैसे हम टीसीएस को अगर हम कंपेयर करें, टीसीएस के पी को हम आईटीसी के पी के साथ कंपेयर करेंगे, नहीं। हम उस पर्टिकुलर सेक्टर के कंपनी का पी हम उस पर्टिकुलर सेक्टर के पी के साथ कंपेयर करेंगे। उस पर्टिकुलर कंपनी को का पी हम उस पर्टिकुलर सेक्टर, जिस सेक्टर में वो बिलोंग करती है, उसके पी के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने सेक्टर का पी 27 है और उसका पर्टिकुलर आईटीसी का पी 24 है, तो इसीलिए हमें पता चला कि आईटीसी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे रेशियो के बारे में बात करते हैं, जो है प्राइस टू बुक रेशियो। अब प्राइस टू बुक रेशियो वो होता है, इट इज़ ए कंपेरिजन ऑफ द कंपनीज मार्केट वैल्यू पर शेयर टू इट्स बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, ये हम लोग कंपेयर करते हैं कि मार्केट वैल्यू उसका क्या है और उसका बुक वैल्यू क्या है। सपोज़ करो कोई कंपनी का मार्केट वैल्यू, ठीक है, अब सपोज़ करो कि हम बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी अपना उसका वैल्यू, कंपनी का वैल्यू 2000 करोड़ है और वो सोचती है कि हम अपना बिज़नेस बंद कर देंगे। ठीक है, तो उसका टोटल बुक वैल्यू कैसे निकलेगा? तो अगर मान लो कि कंपनी का वैल्यू 2000 है और उसका डेट है 1100 और उसके पास एसेट है करीब करीब 500 का, तो हमें पता चलेगा कि टोटल बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी जो है वो 1400 है। क्यों? क्योंकि 2000 में हम उसका डेट माइनस करेंगे और एसेट्स जो उसने सेल किया है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो उसके बाद आएगा 1400। मतलब कि टोटल उसका टोटल बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी हो जाएगा 1400। अब सपोज़ करो कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 100 है, तो उसका बुक वैल्यू पर शेयर हो गया 14 रुपये। ठीक है, 14 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब हम सपोज़ करते हैं कि कंपनी जो है वो 70 पे ट्रेड कर रही है, 70 के लास्ट ट्रेड प्राइस उसका 70 है, तो प्राइस टू बुक इस केस में हो जाएगा 70/14, जो उसका बुक वैल्यू पर शेयर था, इज इक्वल टू 5। मतलब कि उसका प्राइस टू बुक रेशियो हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब हम कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है ये बता सकते हैं कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर ये हाई पीवी रेशियो है तो मतलब कि ओवर वैल्यूड है, और अगर लो पीवी रेशियो है तो मतलब कि अंडर वैल्यूड है। लेकिन ये सिर्फ कंपनी के वैल्यूएशंस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, सिर्फ इसका पीवी रेशियो के ही माध्यम से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आईटीसी का एग्जांपल हम फिर से लेते हैं, तो बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ आईटीसी इज़ 60 रुपीज़ एंड पीवी रेशियो जो है 6.67। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी का जो शेयर प्राइस जो अभी ट्रेड कर रहा है तो वो आ जाता है 401.20। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और रेशियो के बारे में, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब कंपनी कितना इनकम जनरेट करके दे रही है शेयर होल्डर्स को, वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए, इक्विटी हम लगाएं उस पर कितना रिटर्न्स मिल रहा है। इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक्स ऑफ ए कंपनी। इट इज़ इंडिकेटेड हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी यूजेज इट्स शेयर होल्डर्स मनी टू जनरेट प्रॉफिट्स। हायर ROE मीन्स मोर एफिशिएंसी इन जनरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो ROE जिसका ज़्यादा रहेगा, कंपनी का ROE ज़्यादा रहेगा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ROE इज इक्वल टू नेट इनकम बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। सपोज द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ 1000 crore in a company and a company generates a total profit of 250 crore. ठीक है, देन द ROE विल बी 25%। देखिए, मान लो कि एक कंपनी है वो उसका टोटल 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया और 250 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। 1000 करोड़ जनरेट किया और 250 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, तो उसका ROE हो जाएगा 25%।
और एक और कंपनी है, ठीक है, जो 500 इन्वेस्ट किया, 500 उसका टोटल इक्विटी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और उसका नेट जो इनकम जनरेट कर रहा है वो 50 करोड़ है, तो उसका ROE 10 हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंपनी जिसका ROE 25% है वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर हम एक बार बात करते हैं, ये हमें सेक्टर टू सेक्टर स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर आप किसी अलग सेक्टर के कंपनी को किसी और अलग सेक्टर की कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब एक और रेशियो के बारे में बात करते हैं, जो है डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड होता क्या है? डिविडेंड यील्ड वो होता है जो अमाउंट जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट में से। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी द कंपनी डिसाइड्स टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग इट्स शेयर होल्डर फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट ऑन एन एनुअल बेसिस, ठीक है। इट indicates the percentage of return the investor is receiving from the company against the investment relative to its share price। मतलब इसका ये हुआ कि एक कंपनी में आपने पैसा लगाया, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, अब वो कंपनी जो है उस पैसे को यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। अब वो प्रॉफिट को आपको बांट रही है, कितना प्रॉफिट आपको दे रही है, कितना उसका बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ कर रही है, उस हिसाब से हमें पता चलता है डिविडेंड यील्ड कितना है। मान लो कि एक कंपनी जो है वो 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट हुआ उसका, ठीक है। अब वो सोचती है कि हम 70,000 जो है 70,000 वो बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए यूज़ करें, और 30,000 जो है वो हम डिविडेंड के तौर में दें। अब मान लो कि उस कंपनी का शेयर होल्डर टोटल 1000 है, ठीक है। तब डिविडेंड जो हर एक शेयर के अगेंस्ट में मिलेगा वो होगा 3 रुपये, ठीक है। अब उस हिसाब से हम जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि डिविडेंड यील्ड कितना हुआ। डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 150। डिविडेंड यील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2%। कैसे? कि उसका शेयर प्राइस जो है, यानी कि हमने फार्मूला क्या देखा, एनुअल डिविडेंड पर शेयर। एनुअल डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 3 रुपये। अब उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे करेंट मार्केट प्राइस। अब मान लो कि कंपनी जो है अभी 100 पे 150 पे ट्रेड कर रही है, तो उसका करेंट मार्केट प्राइस हो जाएगा 150। तो 3 डिवाइडेड बाई 150 इज 0.02, ठीक है, इंटू 100 यानी कि 2%। तो इस कंपनी का टोटल डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 2%। अब many company share price do not appreciate much but has a higher dividend yield, hence the return on investment is also higher। हाँ, अब देखो ये बात क्या है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसका शेयर प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करता है। ऐसा नहीं है जो आपको उसको एक साल में जहाँ पे देख रहे हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर के अगले साल में भी वहीं पर रहता है, लेकिन उसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसका उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें इवेंचुअली तो हमें वो डिविडेंड पे कर ही रही, तो हमारा रिटर्न जो हमें इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो मिलते ही जा रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली जैसे कि वेदांता बहुत ही हाई पेइंग डिविडेंड यील्ड कंपनी है, रिसेंटली वो 200 पे थी। अब जिन लोगों ने उन्हें 200 के आसपास ख़रीदा होगा, आज वो कंपनी तो 400 पे भी ट्रेड कर रही है और उसका हाई में एक डिविडेंड भी है, तो मतलब प्राइस तो डबल हुआ ही, और प्लस प्लस उसको डिविडेंड से भी पैसा मिले, ठीक है। तो उसका एक एक्स्ट्रा डिविडेंड में की वजह से एक एक्स्ट्रा उसका इनकम भी जनरेट होता है उस इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो वी मस्ट कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप्स ऑफ एसेट्स और शेयर्स, ठीक है। अब डिविडेंड जो है वो बेसिकली एक और चीज़ है कि वो मार्केट के स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। मार्केट का कंडीशन कैसा है, बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके हिसाब से। और ये सब्जेक्ट टू हर एक साल होगा, या जब भी उसका कंपनी का मुनाफा जिस तरह से आएगा उस तरह से होगा, क्वार्टरली रिजल्ट जैसे आएंगे उस तरह से बोर्ड बैठक होगी, और उसके बाद वो कंपनी डिसाइड करेगी कि हाँ भाई हमें कितना डिविडेंड देना है कंपनी में, ठीक है। अब रिसेंटली ITC का डिविडेंड आने वाला है बहुत सारे शेयर होल्डर्स को, ठीक है। चलिए हम दूसरे एक और के बारे में बात करते हैं, इस रेशियो के बारे में, जो है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो वो रेशियो है जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी का कितना कर्ज है उसके इक्विटी के अगेंस्ट, ठीक है। अगर हायर डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा इसका मतलब कंपनी का डेट उसके इक्विटी के अगेंस्ट ज़्यादा है, और अगर लोअर डेट टू इक्विटी से रहेगा तो इसका मतलब है कि कंपनी का डेट इक्विटी के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। अब डेट इक्विटी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? डेट इक्विटी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी जिसने बहुत सारे कर्ज लिए हैं, ठीक है, तो वो प्रॉफिटेबल आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। अगर हायर डेट रहेगा, ज़्यादा कर्ज रहेगा, तो जाहिर सा बात है उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, और जो कंपनी जो अपना प्रॉफिट जनरेट करेगी
उससे उसका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि उसका तो बहुत सारे पैसे इंटरेस्ट में चले जाएंगे, तो हेंस उसका डिविडेंड यील्ड भी कम हो जाएगा। और उस वजह से क्या है कि कंपनी को नो डेट आने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लेकिन फिर भी मैं अभी फिर से ये कहता हूँ कि ये सेक्टर स्पेसिफिक टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो हायर डेट पे रन करती हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है। ठीक है, अब सबसे पहला ये सारी जो कि तो हमने बहुत सारे अपना रेशियोज़ देखा, जैसे कि पी रेशियो हो गया, फिर हो गया पीबी रेशियो, फिर हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड और डेट टू इक्विटी रेशियो। तो हमें जो और तो हमें हमें कोई भी कंसिडरेशन अगर करना चाहिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फंडामेंटली हमें इन 5 रेशियोज़ पे ध्यान देना चाहिए। किस तरह से कंपनी परफॉर्म करे, उसका फाइनेंशियल्स कैसा है, उसके बाद ही हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने पे ध्यान देना चाहिए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हम आपको दे देते हैं। जो भी शेयर के बारे में हम इस वीडियो में कहें आपको, उसके बारे में आप अपना खुद से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप अपना सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है नहीं, तो आप काइंडली अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के उस शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। चलो ओके फ्रेंड्स, तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 1 मेरी तरफ से। आगे आने वाले समय में और हम पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आएंगे सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो, ये मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ओके, थैंक यू।